हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल STM65। आज हम डिस्कस करेंगे ICSE हिस्ट्री क्लास 9 चैप्टर 4 का पार्ट 2। राइट, ये क्या चल रहा है? चैप्टर का नाम क्या है? इंडिया इन द 6th सेंचुरी BC, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। देखो, इससे पहले कि हम लोगों ने 3 चैप्टर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3। ठीक है ना? तो इस जाके आप चेकआउट कर लेंगे, प्लेलिस्ट में ऑलरेडी अपलोडेड है, सारे पार्ट्स बाई पार्ट सीक्वेंस डले हुए हैं। ये क्या है? चैप्टर 4 है और इसका मैंने पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया था और ये है इसका पार्ट 2। पार्ट 1 में जाना था हम लोगों ने कि स्टार्टिंग कैसे हुई, इंट्रोडक्शन क्या था इसका, और सोर्सेज को हमने स्टार्ट कर दिया था। तो सोर्सेज का ही कंटिन्यूएशन है ये। हमने बुद्धिस्ट सोर्सेज जान लिए थे पार्ट 1 में। यहाँ स्टार्ट करेंगे हम लोग जैनिज्म के सोर्सेज कि जैनिज्म हमारा रिलीजन है उसकी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पार्ट को और समझते हैं जैनिज्म रिलीजन कौन कौन से थे, कौन कौन सी बुक्स थी जैनिज्म में आती हैं। राइट, अगर आपने पार्ट 1 देखा है तो आपने देखा होगा वहाँ पे बुद्धिस्ट में डिस्कस की थी 2 इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में, उनके ग्रंथ के बारे में। एक था जातक्स और दूसरा था त्रिपिटकास। ठीक है, उसने देखा था हम लोगों ने सुत्त पिटक के बारे में और अभिधम पिटक के बारे में और विनय पिटक के बारे में। राइट, ये सारे किसके हैं बुक्स या ग्रंथ हैं? ये हैं बुद्धिस्ट वालों के, बुद्धिज्म रिलीजन के। अब यहाँ डिस्कस करेंगे हम लोग जैनिज्म में। तो जैनिज्म में आपको याद रखना है जो इंपॉर्टेंट सोर्सेज जहाँ से इनकी इन्फॉर्मेशन मिलती है वो है 12 अंगाज। ठीक है ना? ये क्या था? उस समय एक जगह थी, जगह का नाम क्या है? पाटलिपुत्र। क्या जगह का नेम है? पाटलिपुत्र। तो वहाँ पे क्या है? जैन लोगों की मीटिंग हुई। ठीक है, जैन काउंसिल को गठित किया गया इस जगह पर। कहाँ पर? पाटलिपुत्र पर। तो वहाँ पे क्या डिस्कशन हुआ बहुत सारी बातों का, और वो लोग जो जैन के जो मेन जो गुरु वगैरह होते हैं या जो उनके भगवान होते हैं उनको क्या बोला जाता था? तीर्थंकर्स। क्या बोलते हैं उनको? तीर्थंकर्स। तो जैन के जितने भी तीर्थंकर्स थे इसमें से मेनली जो नाम आता है वो आता है लॉर्ड महावीरा का, और उनके और भी जो लीडर्स थे उन सभी टीचिंग्स को जो उन्होंने बताई थी उस टाइम पर, उन सारी टीचिंग्स का क्या है? कलेक्शन किया गया। किसमें? इस काउंसिल में, इस मीटिंग में। और उनको जो उनकी टीचिंग्स थी या जो उनकी बातें थी उनको क्या है? डिवाइड कर दिया गया 12 पार्ट्स में, जिसको नाम दिया गया 12 अंगास। तो आप ये क्या है 12 अंगास? ये वही टीचिंग्स हैं, वही बातें हैं, वही प्रीचिंग्स हैं, वही इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, या फिर आप कह सकते हो वही इनकी बातें हैं इन रिलीजन की जो किसने बताई थी? महावीरा ने, जो इनके इंपॉर्टेंट तीर्थंकर हैं, और बाकी जैन इंपॉर्टेंट लिटरेचर के जो ज्ञाता थे उस समय उन लोगों ने। ये बात समझ में आई कि नहीं आई है? इससे आपसे पूछ सकता है वो कि जो 12 अंगास जो हैं, जो जैन लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, जो इनका इंपॉर्टेंट सोर्स है, इसकी लैंग्वेज कौन सी है? तो इनको लिखा गया था अर्धमागधी। ये आपको याद रखना है। ठीक है ना? इसके अलावा इनके और भी टेक्स्ट हैं जैसे कि उपंगास, सूत्रास, इनसे भी क्या है? हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। तो मेनली आपके अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस आपको ध्यान रखना है कि इन जैनिज्म यू हैव टू लर्न अबाउट 12 अंगास, जिसमें टीचिंग्स हैं किसकी? लॉर्ड महावीरा, और जो भी और इम्पॉर्टेंट जैन लिटरेरी वर्क जो लिखा गया था उसकी। इसकी लैंग्वेज कौन सी है? अर्धमागधी। जैन धर्म में जो उनके गुरुजन हैं उनको क्या बोला जाता है, या जो गुरुजन्स थे उनका क्या नाम थे? सभी के तीर्थंकर्स। क्या थे? तीर्थंकर्स। सबसे इम्पॉर्टेंट तीर्थंकर कौन से हैं? लॉर्ड महावीरा। ठीक है, और इसमें और कौन सी इन्फॉर्मेशन किस किस से मिल जाती है? उपंगास और सूत्रास से भी क्या है? इनकी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो ये हमने किसके बारे में पढ़ा? जैन जो रिलीजन है उसके सोर्सेस के बारे में पढ़ा। तो इस तरीके से हमने सोर्सेस को जो 2 क्लासीफाई किया था पार्ट 1 में, एक लिटरेरी सोर्स और एक आर्कियोलॉजिकल सोर्स। तो यहाँ हमारा लिटरेरी सोर्स कंप्लीट होता है, तो जो बुक्स से इन्फॉर्मेशन मिल रही है उस वो वाली कहानी क्या है? खत्म होती है। हमारा दूसरा पार्ट स्टार्ट होगा, वो क्या था? आर्कियोलॉजिकल सोर्स। तो अब हम लोग आर्कियोलॉजिकल सोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। ओके, सो लिटरेरी सोर्सेज आर डन, ये आपने पढ़ लिए। अब बात करेंगे सेकंड सोर्स की, एंड दैट वन इज आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। देखो, मैंने बताया था आपको पार्ट 1 में कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। राइट, तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या है? बहुत सारी कैटेगरीज में फॉल होते हैं। आपको इन सारी कैटेगरीज की इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए इफ वी आर टॉकिंग अबाउट आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। राइट, ये थोड़ा सा और बता देते हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज मतलब जो ऑलरेडी आपको एविडेंस मिल रहे हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं पुरातात्विक खोज। पुरातात्विक खोज। राइट, सो ऐसी इंफॉर्मेशन जो हमें पुरानी जो चीजें हैं ऑलरेडी प्रेजेंट हैं और जुड़ी हुई है उस जो हम लोग पढ़ रहे हैं उस सभ्यता से, उससे कलेक्ट करके इंफॉर्मेशन जो मिलती है उनको बोलते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस।
अभी हमने क्या पढ़ा था, लिटरेरी सोर्सेज, जो बुक्स वगैरह से इंफॉर्मेशन मिली है वो मिलेंगी लिटरेरी सोर्स के अंदर। लेकिन मान लो कोई टेम्पल है या फिर कोई मतलब कोई गुफा वगैरह है, कोई केव है, या फिर कोई बहुत बड़ी स्टैच्यू है, या फिर कोई कॉइन्स है, या फिर कोई पॉटरी मिल गई, कोई घर मिल गया पुराना सा, इन सबसे इंफॉर्मेशन जो मिलेगी वो कहलाएगी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, राइट। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जो इंफॉर्मेशन निकालते हैं उन पर्सन को बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट, राइट। जो ऐसे पर्सन जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज को यूज करके हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं उसे क्या बोलते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट। हमको बात करनी है कि जैनिज्म और बुद्धिज्म में जो हमारे दो रिलीजन है इंपॉर्टेंट, उसमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के अंदर कौन कौन सी बातों के आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले जो जैनिज्म और बुद्धिज्म है उसमें आपको याद रखने हैं ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के थ्रू इंफॉर्मेशन मिलती है, राइट। अगर हम लोग बुद्धिज्म की बात करें, बुद्धिज्म रिलीजन की बात करें, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल है वो है स्तूपास का। क्या है स्तूपास? स्तूपास आप कह सकते हो सिंबल है बुद्धिज्म रिलीजन के को डिनोट करता है। और जो अशोका है, अशोका द ग्रेट के बारे में आपने पढ़ा होगा मॉडर्न एम्पायर में अपनी प्रीवियस क्लासेस में, तो उसने बहुत सारे स्तूपास बनवाए थे, ठीक है, रिलेटेड टू बुद्धिज्म या लॉर्ड बुद्धा, राइट। तो सबसे जो फेमस स्तूपा है वो है स्तूपा एट सांची, ये एमपी में है, ठीक है। तो एमपी में एक ग्रेट स्तूपा है सांची में, ठीक है, जो जुड़ा हुआ है किससे, बुद्धिज्म से। तो वहां पर जो स्तूपा बना हुआ है ये बहुत सारे फेजेस दिखा रहा है, बहुत सारे एपिसोड्स दिखा रहा है बुद्धा की लाइफ के। लॉर्ड बुद्धा की लाइफ में क्या क्या हुआ है उसके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन बताता है कौन, स्तूपा। तो यहाँ कोई किताब है क्या जिससे हम इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं, नहीं भाई। एक स्तूपा मतलब आप ऐसे ही स्ट्रक्चर होता है, देखो ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ऐसा ऊपर सा, और यहाँ पे फिर इसके ऐसे आसपास बाउंड्री होती है और फिर ऐसे पिलर्स लगे होते हैं, फिर यहाँ रेलिंग लगी होती है, और यहाँ अंदर ऐसा घर सा होता है, मतलब कमरा सा, यहाँ पे वो फोटो लगी होती है उनकी, और इस तरीके से ये गेट लगा होता है, मैंने यहाँ से इस तरीके से ये परिक्रमा करने के लिए प्रदक्षिणा पथ लगा होता है, ठीक। तो ऐसा कुछ स्तूपा का क्या है, डायग्राम होता है। और स्तूपा मतलब एक मंदिर टाइप मान सकते हैं, जो हिंदू मंदिर बोलते हैं, बुद्धिज्म में उसे स्तूपास कह सकते हो आप। ऐसे इसमें चेदीज भी आते हैं, वो डिस्कस करेंगे भी आगे जाके, राइट। तो क्या कोई किताब है, नहीं भाई, ये पूरा स्ट्रक्चर है, बना हुआ स्ट्रक्चर है, उससे हम लोग इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं, मतलब ऑलरेडी खोजा हुआ कोई जगह है, इसीलिए इसको बोलेंगे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के अंदर ही आएंगे। तो कुछ नहीं करना, आपको याद रखना है नाम की स्तूपा कहाँ का है, सांची का, ठीक है ना। ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है किसकी, जैनिज्म के लिए, जो जैन धर्म से जुड़े हुए हैं। वहां पे एक मंदिर बनाया गया है कर्नाटका में, कहाँ पर, ये श्रवणबेलगोला। श्रवणबेलगोला क्या है, एक जैन टेम्पल है, कहाँ पर है, कर्नाटका, कर्नाटका जगह याद रखना। ये जुड़ा हुआ है जैन रिलीजन से, ठीक है, और ये जुड़ा हुआ है बुद्धिज्म रिलीजन से। ये आपसे पूछेगा कि आपको एमसीक्यू दे देगा कि श्रवणबेलगोला इज रिलेटेड टू विच रिलीजन, या फिर सिचुएटेड इन इस विच एरिया, कहाँ पर है, और ये क्या है, ये जैन टेम्पल है। तो यहाँ से हम लोग को जैन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, जैनिज्म रिलीजन से क्या है यहाँ पर प्रमोट होता है, राइट। इसके बाद सारनाथ पिलर, सारनाथ पिलर है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्या कहे आर्किटेक्ट है। ये जुड़ा किससे है, ये जुड़ा है बुद्धिज्म रिलीजन से, राइट, किससे, बुद्धिज्म रिलीजन से। और जो गांधार है, गांधारा को प्रेजेंट में कांधार बोलते हैं, पंजाब के एरिया के आसपास और कांधार के एरिया के आसपास एक स्कूल ऑफ पेंटिंग स्टार्ट हुई थी जिसको बोलते हैं गांधारा स्कूल ऑफ पेंटिंग। क्या बोलते हैं, गांधारा स्कूल ऑफ पेंटिंग। इसमें क्या होता है, ये थोड़ा सा मोटिवेट थे कहाँ से, ग्रीक से। जो गांधारा स्कूल ऑफ पेंटिंग है, इनका ओरिजिनेशन कहाँ है, ग्रीक से, मतलब ये इंडिया की पेंटिंग्स नहीं है। इसमें क्या है, बुद्धिज्म को एक बहुत हट्टा खट्टा इंसान बताया गया है, बहुत बड़ी माउस्टैक्स है उसकी, उनकी मतलब बहुत हष्ट पुष्ट है, एकदम पहलवान टाइप दिखाया गया है, गांधारा स्कूल ऑफ पेंटिंग। तो गांधारा स्कूल ऑफ पेंटिंग में ये किससे जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है बुद्धिज्म से। लॉर्ड बुद्धा की बहुत सारी पेंटिंग बनाई गई हैं, बहुत सारी मूर्तियां बनाई गई हैं गांधारा स्टाइल में, राइट। और गांधारा स्टाइल में एकदम ह्यूमन बीइंग बताया गया है उनको, और एकदम हष्ट पुष्ट मस्कुलर स्ट्रक्चर, और मूछे बूछे बढ़िया अच्छी से बनाई गई हैं, और बढ़िया मतलब एकदम
बहुत ही ताकतवर, बहुत बड़ी बड़ी पेंटिंग्स बनाई गई हैं, बहुत बहुत ही ब्रॉड, बहुत बड़ी विशाल वाली, राइट। तो ये किससे जुड़ी हुई है? जुड़ी हुई है किससे? बुद्धिज्म वाले से, राइट। तो ग्रीक वाली से प्रमोटेड है, लेकिन फोटोज या मूर्तियां किसकी बनाई गई हैं? बुद्धिज्म से बनाई गई हैं, राइट, है ना। सो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में हम लोगों ने किसकी इंफॉर्मेशन पढ़ी? हम लोगों ने पढ़ा स्तूपास के बारे में, है ना। स्तूपास मेरे जुड़े किससे हुए हैं? बुद्धिज्म से, राइट। दूसरा हमने क्या पढ़ा? श्रवण बेलगोला के बारे में, जो जुड़ा हुआ है जैन से, राइट। फिर हमने पढ़ा गांधारा स्कूल, बुद्धिज्म से मेनली। एंड देन इसमें कुछ कुछ पेंटिंग्स फिर आई, हमारी हिंदू वाली भी आ गई इसके अंदर, लेकिन मेनली ये प्रमोट है किसके लिए? बुद्धिज्म के लिए। एक होती है मथुरा स्टाइल और एक होती है गांधारा स्टाइल। तो मथुरा स्टाइल में लॉर्ड भगवान को एज अ ईश्वर बताया गया है, ऐसी मूर्ति बैठे हुए, शांति प्रिय मूर्ति बैठे हुए आराम से इस तरीके से। लेकिन जो गांधारा स्टाइल ऑफ पेंटिंग है वहां पर एकदम ह्यूमन बीइंग वाली फीलिंग दे दी गई है कि बहुत ही पहलवान टाइप व्यक्ति है और ऐसे हष्ट पुष्ट बैठे हुए हैं, बहुत बड़ी बड़ी मूछें हैं, बहुत मुस्कुरा रहे हैं, इस टाइप से, राइट। तो ये सब क्या है? ये वाली पेंटिंग है, राइट। और हमने क्या पढ़ा इसमें? सारनाथ पिलर के बारे में इंफॉर्मेशन ली, जो भी जुड़ा हुआ है हमारे बुद्धिज्म वाले से, राइट। सो हम लोगों ने पहला टॉपिक कंप्लीट किया इस चैप्टर का, सोर्सेस का, कि सोर्सेस क्या होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, लिटरेरी क्या है और आर्कियोलॉजिकल क्या है, राइट। अब हम लोग थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री जान लेते हैं कि 6th सेंचुरी BC पर कहानी चल क्या रही थी एक्चुअली में। हमने पार्ट में ये देखा था कि जैनिज्म और बुद्धिज्म है क्या, फिर देखा हम लोगों ने कि कहाँ कहाँ से इससे इंफॉर्मेशन मिल सकती है। अब आते हैं मुद्दे पर आते हैं कि उस समय हिस्ट्री चल क्या रही थी, ये आए क्यों पिक्चर में, है ना। थोड़ा सा मैंने कहानी बताई थी आपको पार्ट 1 में कि पिक्चर में आए क्यों थे। अब इसका हम लोग डेप्थ अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। पहले हम लोग थोड़ा सा सारनाथ पिलर के बारे में और जान लेते हैं, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे ब्रीफ पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ दिस चैप्टर, राइट। तो सारनाथ पिलर के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। इसमें क्या होता है, मतलब एक ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, एक बहुत ही सुंदर सी जगह है। उसमें क्या है, इस वाले स्ट्रक्चर में से धर्म चक्र बने हुए हैं, राइट। आप जाएंगे और देखना वहां पर ऐसे बहुत सारे इस टाइप के चक्र बने हुए हैं। चक्र घूमता है, सर्कुलेट करता है ऑल द डायरेक्शन में। अगर आप घुमाएंगे इसको तो ऐसे घूमेगा ना, इस तरीके से घूमेगा बढ़ेगा। तो इसका मतलब ये सिंबल शो कर रहा है कि जो बुद्धा है, जो लॉर्ड बुद्धा है, वो भी दुनिया में अलग अलग जगह घूमे। उन्होंने अपनी टीचिंग्स से समझाया, लोगों को अट्रैक्ट किया और लोगों को अपने जो धर्म में क्या है सम्मिलित किया, राइट। अपनी सरल भाषा में लोगों को, सभी को समान राइट देके और अपनी बातों को क्या है प्रीच किया पूरी दुनिया में जाके। ये इस सिंबल का प्रतीक है, सारनाथ पिलर में मिलेगा, राइट। तो यहाँ हमने आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज कंप्लीट किए। देखो इस वाले लेक्चर में मैं स्टार्ट नहीं कर रही हूँ पॉलिटिकल वाला टॉपिक, बिकॉज थोड़ा सा लेंथी है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करने में टाइम जाएगा, तो डिस्कस करेंगे हम लोग अपने पार्ट 3 में, राइट। छोटा सा पार्ट था, देख लेना आराम से, नोट्स बना लेना और बाकी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और कमेंट में बताना कि कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। बाकी अपने रिएक्शंस देते रहा करो, जिससे कि मैं समझ जाऊंगी आप लोग समझ पा रहे हैं या नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है कंटेंट में, कोई जहाँ भी समझ में नहीं आया ना कमेंट में बता देंगे, राइट। और थोड़े से अपने एक्सप्रेशन देते रहा करो, लाइक कर दिया करो, जिससे कि समझ में आ जाए कि हाँ कुछ चल रहा है, दिमाग काम चल रहा है। और कोई भी नई टॉपिक समझना है अगर आपको, राइट, तो उसको भी आप कमेंट में बता सकते हैं। इसमें इतना ही था, थैंक यू सो मच।